Good morning, students. Today, your online class for science subject. Today, I want to explain the next chapter, that is gravitation, which is the physics, which is the part of physics. Students, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है. व्हाट इज ग्रेविटेशन? द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स आर पुल्स ऑल द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर. वह फोर्स या वह बल जिसके द्वारा अर्थ अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉडी को टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने केंद्र की तरफ, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कहते हैं. स्टूडेंट्स, एक हम लॉ पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है उसके बीच अट्रैक्शन होता है. द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मासेज. कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज कीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, इनका मास m1 है और इसका मास m2 है. इनके मास के ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दोनों ऑब्जेक्ट का, इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. एंड अब इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्या होता है? फोर्स. मतलब इसमें दो चीजें हैं. कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए दो बॉल ले लीजिए आप, और उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स लगेगा, पहला इक्वेशन ये है कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. उनका जो मास है, उन मास का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स मास अधिक होगा, फोर्स अधिक लगेगा. दूसरी चीज कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जैसे यहां हम उसको एक फार्मूले से समझेंगे. कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी. हियर ए एंड बी हैविंग masses m1 and m2 whose centers are at a distance d. इनका जो सेंटर है, इसका सेंटर, इसका सेंटर d. Then the force between two bodies is directly proportional to product of their masses. It means F is directly proportional to m1 m2, equation number 1, and the force between two bodies is inversely proportional to the square of distance between them, that is F is inversely proportional 1 upon d square. ये inversely proportional मतलब उल्टा. It means distance बढ़ेगा, force घटेगा. force बढ़े, distance बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटेगा, फोर्स बढ़ेगा. आप जानते हैं नजदीक की चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, दूर की चीजें जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती हैं. नाउ द नेक्स्ट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. Now कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. इसके पहले हमने बताया आपको, चूंकि बोर्ड छोटा था इसलिए फिर से देना पड़ा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2
एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन डी स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को मिला दें अगर हम, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आर अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई न कोई कांस्टेंट लग जाता है, तो एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, आर अगर हम जी को निकालना चाहें तो g इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, वेयर g की वैल्यू है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, g की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, which is the universal constant, gravitational constant, here universal gravitational constant, gravitational constant। SI यूनिट जो होती है कैपिटल जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और CGS यूनिट में ही देखें तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम आपको इस पर आधारित एक सवाल दें तो आप करके दिखाएं। जैसे सवाल है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड object and object of 2 kg mass and an object of 2 kg mass, पहले अर्थ का कुछ मास होगा, 2 kg ऑब्जेक्ट का मास है, प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, वह ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है अर्थ के। गिवन दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हमेशा के लिए ध्यान दीजिए, याद भी रहना चाहिए। मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24 kg, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24 kg, ये दिया। अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब चूंकि सरफेस है इसलिए d क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, जो तो अर्थ का रेडियस लग जाएगा। अगर सरफेस से सपोज कीजिए ये है तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो लग जाता है। तो यहाँ g की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11, m1 है 2 kg और m2 है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg, m1 एंड m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी मीन्स चूंकि सरफेस पर ही है इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मीटर, 6 मीटर। अब चूंकि इसका स्क्वायर करना है तो आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि 19.5 न्यूटन, 19.5 न्यूटन कैसे आया, इसको देखिए। जैसे सॉल्व करना चाहें, ये चूंकि ये पावर है 24 और ये -11 है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और यहाँ चूंकि 6 2 12 हो जाएगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 19.5 न्यूटन। एक दूसरा सवाल देखें। नेक्स्ट, द mass of earth is, problem number 2,
the mass of earth, the mass of earth is 6 multiplied by 10 power 24 kg, is 6 multiplied by 10 power 24 kg, and that of the moon, and that of the moon, इसका भी मास होगा 7.4 मल्टीप्लाई बाई 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 22 kg, मून का मास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, if the distance between earth and moon is कितना है 3.84 multiplied by 10 power 5 kilometer, 10 to 5 kilometers. Calculate the force exerted by the earth on the moon. Calculate the force of earth exerted on the moon. आप सबसे पहले सॉल्व करते समय ये लिख लें, मास ऑफ अर्थ मीन्स m1 क्या दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg, m2 मीन्स मास ऑफ मून 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 20 kg। अब जो d दिया हुआ है ये 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। अब यहाँ ध्यान दें, आप चूंकि 1 किलोमीटर में है और आपका जो SI यूनिट है या CGS यूनिट है वो मीटर में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर। आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000। तो 1000 को मतलब 1000 को हम 1000 लिखें, 1000 इधर 1000 लिखा जाए या 10 पावर 3 लिखा जाए। तो 10 टू पावर 3 अगर इसको हम यहाँ कर दें 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर मल्टीप्लाई 10 पावर 3 तो क्या हो जाएगा 53, क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाते हैं। ये हो जाएगा 10 पावर 8 मीटर और इधर 3.84 है ही है, ये हो गया। अब आप सीधे सीधे फार्मूले को रखिए, उसके बाद आप पा जाएंगे। जैसे g की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 g हो गया। m1 क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24 kg। m2 क्या है 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 22 kg। अब m1 m2 हो गया। उसके बाद में d कितना है 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 2 जा 16 हो जाएगा, इधर 22 है, इधर 24 है, 24 प्लस हो जाएगा, उसके बाद उसमें से 11 माइनस हो जाएगा और यह भी पावर जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है -16 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद पाएंगे 2.01 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 20 न्यूटन। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या होता है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको ग्रेविटेशन में बताएंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स ने, जॉन केपलर हैं, इन्होंने 3 लॉ दिया है।
अभी हम 2 लॉ आपको बताएंगे। जैसे देखिए, इनका जो फर्स्ट लॉ है वो यह बताता है कि पाथ ऑफ एनी प्लैनेट, आप जानते हैं कि कोई जितने भी प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन का चक्कर लगाते हैं। तो जो प्लैनेट का पाथ होता है वो एक इलिप्स शो करता है। इलिप्स मीन्स क्या होता है कि राउंडेड शेप ना हो, सर्कुलर शेप ना हो, बल्कि इलिप्टिकल शेप हो। ये आपको इलिप्टिकल शेप दिख रहा है, सर्कुलर पूरा नहीं दिख रहा है। विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई, सपोज कीजिए सन यहाँ है और आपका प्लैनेट यहाँ है। यहाँ 2 चीजें हैं, एक एपहेलियन स्लोएस्ट मोशन है और एक पेरीहेलियन फास्टेस्ट मोशन है। फास्टेस्ट मोशन कब होगा? जब सन और प्लैनेट सन के नजदीक होगा। जब प्लैनेट सन के नजदीक होगा तो उसको हम कहते हैं पेरीहेलियन, और जब नजदीक होगा तो बहुत जल्दी ही मूव कर जाएगा। लेकिन जब दूरी सन से और प्लैनेट की सन से दूरी बढ़ जाएगी तो उसको कहते हैं एफेलियन। तो वहाँ जो है धीरे धीरे मोशन होता है प्लैनेट का। ये समझ गए? आपको सबसे पहले ये बताना, फर्स्ट लॉ केपलर का ये बताता है कि जो शेप होता है किसी भी प्लैनेट का, जो शेप हो, प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है, वो जो ऑर्बिट होती है वो उसका पाथ इलिप्टिकल शेप होता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक एफेलियन जो स्लोएस्ट मोशन होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये प्लैनेट जो है सन से अधिक दूरी पर है। इधर पेरीहेलियन फास्टेस्ट मोशन होता है, क्योंकि पेरीहेलियन कहते किसे हैं कि वह पॉइंट जिसमें जो है सन और प्लैनेट नजदीक आ जाते हैं उसको पेरीहेलियन या फास्टेस्ट मोशन कहते हैं। केपलर्स का जो सेकंड लॉ है, केपलर्स का सेकंड लॉ यह बताता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन एन इलिप्टिकल पाथ, किसी भी इलिप्टिकल पाथ में जो प्लैनेट का मूवमेंट होता है वह जितनी दूरी पर, जैसे ये बताता है कि ए और बी, ए से बी तक पहुंचने में जितना समय लगेगा 1 मंथ लगा, तो नजदीक आने पर सी से डी पर भी आने पे उतना ही टाइम लगेगा। ये सेकंड लॉ केपलर्स का सेकंड लॉ है। इट मीन्स यहाँ टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम उतना ही लगेगा चाहे वो नजदीक हो प्लैनेट चाहे दूर। नेक्स्ट है केपलर थर्ड लॉ मोशन।